स्वागत तो आपने करवा दिया, लेकिन मैं तो सवाल पूछ रहा था अध्यक्ष जी से। जिला भी आपका, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी रूलिंग पार्टी के। स्वागत तो आपका करना चाहिए हम लोगों का। आपके गृह जिले में आ रहे हैं इसलिए। आप ने बात विनोद जी ठीक कही है। दीपिका जी का भी और आपका भी दोनों का स्वागत है। सोनीपत जिले में स्वागत है। और आपके चैनल पर जिस प्रकार से आपने आज बुलाया है वो स्वागत आपने किया ही है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे गृह जिले में आए हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन पूरी टीम का करता हूँ। पूरी टीम यहाँ जो उपस्थित है और सभी जो यहाँ ऑडियंस बैठे हैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन। दीपिका जी, एक अच्छी बात यह है कि अध्यक्ष जी के साथ मेरी बातचीत हो रही थी जब विधानसभा के चुनाव थे, और उससे पहले लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे, बहुत छोटे से मार्जिन से हारे थे। अध्यक्ष जी, उसी सवाल से मैं शुरू करता हूं। मैंने इनसे पूछा, अध्यक्ष जी आपकी टिकट का नाम है, आप तो पहले भी विधायक रहे थे, हमारी हरियाणा भवन में मुझे लगता है बातचीत हो रही थी, तो आपने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया था। और एक स्टेटमेंट होती है ना एक पार्टी लीडर की, वो नजर आई थी कि विनोद, अगर मैं ही चुनाव में उतर जाऊंगा, सेनापति है पार्टी का, तो फिर चुनाव कौन लड़वाएगा। वही आपने किया। और मैंने सवाल को जोड़ते हुए इसका आंसर दीजिएगा। पहली बार है कि सोनीपत के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 सीटों में से 7 सीट भाजपा ने जीती, 8वीं जो निर्दलीय जीता वो भी इनकी पाठशाला से आया है। और अगर मैं सही हूं, जितना मेरा 20 साल का अनुभव है पत्रकारिता का, इस सरकार के तीसरी बार हैट्रिक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो सोनीपत की रही। इसे साफ तौर पे कहा जाता था कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, ये कांग्रेस का गढ़ है। ये अगर आप लोगों के हाथ से निकल जाता तो माफ कीजिएगा, थोड़ा कड़वा लगेगा, फिर आपकी हैट्रिक नहीं आ रही थी। विनोद जी ठीक कहा आपने बात कही, और पुरानी बात है, 1 वर्ष पहले की बात है, आपने ध्यान भी कराई है। और मैं यहीं से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, और उस समय थोड़े से अंतर से रही थी, और उस समय भी पार्टी में विश्लेषण हुआ था कि हार के क्या कारण है। हमारी पार्टी पॉइंटों पर विश्लेषण करती है, और वो किया, उसके कई बातें उसमें ध्यान में संगठन की आई, और फिर ये लगा कि पार्टी के सभी लोग चुनाव में उतरे हुए थे और कोई संभालने वाला नहीं था। ये बात खुल कर चर्चा में आई, और उसी दिन जब विधानसभा चुनाव आया तो उसी समय पार्लियामेंट्री बोर्ड में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने मैंने बात को रखा था। और जब वहाँ से आए तभी आपने ये प्रश्न मेरे से किया था, और आपने ऑन कैमरा बता भी दिया था। और मैंने तभी हरियाणा भवन में आपसे चर्चा मेरे को ध्यान में आया, तो आपने कहा आप चुनाव नहीं लड़ रहे, तभी मैंने आपको ये जवाब दिया था कि एक जो मेरी बड़ी जिम्मेवारी है, और जिस हार के बाद पार्टी ने प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेवारी देना, और फिर पार्टी फिर जो विधानसभा में तीसरी बार केंद्र में सरकार आई और हरियाणा में ना आए, तो फिर सीधी सीधी जिम्मेवारी पूरे संगठन के लोगों पर थी। हमारे महामंत्री थे, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी थे पार्टी में, हमारे जो कुछ नेता प्रदेश का पूरा काम संभालने वाले थे, और एक हमारी टीम बनी, हमारी योजना बनी, और उसमें हमने कि तीसरी बार सरकार आए उसके लिए सभी 90 विधानसभाओं पर काम करने का पार्टी ने जो मौका दिया था, इसलिए मैंने निर्णय लिया। और तीसरी बार हरियाणा की 9 में से 7 का फैक्टर सोनीपत का, ये जिस दिन मैं चुनाव हारा और उसी समय मैंने बाइट दी थी, उसी समय सबसे पहली बाइट दी थी। अगर आप देखोगे उस समय भी मैंने यही बात कही थी कि 9 विधानसभा सीटें सोनीपत में थी, 5 विधानसभा की सीटें मैं लोकसभा चुनाव में जीता था, 4 हारा था। और मैंने उस समय यही कही थी कि अगली बार 9 की 9 विधानसभा बीजेपी जीतेगी और हरियाणा में सरकार बनाएंगे, और उसमें से एक ही कांग्रेस जीत पाई है, बाकी सब बीजेपी ने जीती है। और अच्छा बड़ौदा, हाँ, हम फैक्टर के तौर पे भी देख रहे हैं कि भाई उसी जिले से प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा। और आपने कहा, लेकिन सर थोड़ी चुनौती तो थी, जिस समय का माहौल था। थोड़ा फ्लैशबैक में चला गया हूं, तो एक सवाल दीपिका और ले लेता हूं उसी समय का। 5-5 के बाद ना माहौल ऐसा बन गया था बराबरी का। अब बात प्रदेश अध्यक्ष से हो रही है, तो सिर्फ सोनीपत की तो होगी नहीं, पूरे प्रदेश की होगी, इनकी पार्टी की विचारधारा की भी होगी। तो 5-5 के बाद आपने कहा कि मैं खुद भी चुनाव हार गया था, पार्टी ने भरोसा जताया। देखिए, बहुत डाउट था और माहौल एक्चुअल था। और बुरा मत मानिएगा, हम पत्रकारों का तो छोड़ो, आपके बीजेपी के भी बहुत लीडर्स को नहीं लगता था कि इस माहौल में सरकार बना पाएंगे आप लोग। लेकिन आपको कहां से लगता था?
लेकिन हरियाणा की जनता, जब हम जनता के बीच में जाते थे, क्योंकि दूसरे खेमे में जलेबी भी सर बननी तैयार हो गई थी, तस्वीरें हमने दिखाई हुई थी कि किस तरह से जलेबी की फैक्ट्रियों की बात हो रही थी। वो जो जलेबी की फैक्ट्री राहुल जी यहाँ लगा के गए थे, उसका जवाब हरियाणा की जनता ने दिया है। उसकी मिठास बीजेपी ने ले ली और उनको पता चल गया कि ये किस प्रकार का बनावटी बातें जब करते हैं तो जनता समझती है। और जो कांग्रेस पार्टी ने बनावटी बातें करी, जिस प्रकार से उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास किया, और हरियाणा की बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार ना आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का लंबे समय का शासन सब याद है। कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से देश में शासन चलाया है, जिस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिस प्रकार से भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, जिस प्रकार से हरियाणा की जनता उससे त्रस्त थी। और हरियाणा की जनता ने उसी से छुटकारा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2014 में सत्ता सौंपने का काम किया था। और हरियाणा की जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब की सरकार है, किसान की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, बेरोजगार युवाओं की सरकार है। और इस देश में जो तरक्की करना चाहता है उनके रास्ते खोलने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये देश की जनता ने समझ लिया है, जान लिया है। इसीलिए आज तीसरी बार, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, चलिए, ये जनता का एक विश्वास बन चुका है। संगठन की हम जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, खासतौर पर हरियाणा प्रदेश में, तो उसमें एक बड़ा चेहरा आपका है और एक पिलर के तौर पर आपको देखा जाता है। लेकिन आजकल कांग्रेस के खेमे में भी हम देख रहे हैं कि संगठन की मजबूती की बात हो रही है, चाहे जिला अध्यक्षों की सूची की बात करें। अभी एक कांग्रेस के सीनियर लीडर ही यहाँ से दावा करके गए हैं कि एलओपी की जल्दी सूची सामने आने वाली है। बड़ा दायित्व तो आपके पास भी है, लेकिन विपक्षी खेमे के संगठन की मजबूती की बात हो रही है, कैसे बोलेंगे, कैसे देखेंगे इस पर? ये कांग्रेस पार्टी का संगठन, चाहे आज आप देख लें, आप पूरा जिलेवार चर्चा उसकी करके देख लें, उनके जो जिला अध्यक्ष बने हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, और भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष बने हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है। वो किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए नहीं है, वो किसी विधायक के बेटे नहीं है, किसी मंत्री के बेटे नहीं है। साधारण परिवार का व्यक्ति अगर राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म। फॉर्मूले के साथ तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि हमने भी पुराने जो मठाधीश थे उनको नहीं दिया मौका इस बार। आप किसी भी जिले की उनकी चर्चा कर लें, और हमारे भी किसी भी जिले के जिलाध्यक्ष की चर्चा कर ऑब्जर्वर लें। नियुक्त किए गए, 3-3 नाम दिए गए, ऐसा पूरा प्रोसेस बताया गया है। प्रोसेस क्या है कि जो कांग्रेस के जो मठाधीश हैं, पुराने समय से हैं, जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, उससे बाहर कांग्रेस नहीं निकली है। और वही कारण है कि परिवार के केंद्र में अगर जाएंगे तो एक परिवार से बंधी हुई कांग्रेस नजर आएगी। अगर आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, हरियाणा में बात करेंगे तो 3 परिवारों के बंधी हुई है, 3 खेमे बने हुए हैं, उस परिवार से बाहर कांग्रेस आती नहीं है। लाल की राजनीति चलती थी तो उसपे तो मनोहर लाल की राजनीति भारी पड़ गई ना, बंसीलाल वाले भी ले तो लाल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने लाल की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी में लाल है, भारतीय जनता पार्टी के लालों को भी देश की जनता ने देख लिया, प्रदेश की जनता ने देख लिया। नहीं, मैंने कहा कि मनोहर लाल इतने भारी पड़े, जो 3 लाल की राजनीति पे पूरा हरियाणा घूमता था, उन परिवारों के जो बेटे थे, पोते थे, वो तो सब भाजपा ने ले लिए, और वो बड़े मनोहर लाल साबित हुए उन लालों से, पुराने वालों से। अब ये तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई बुराई की बात भी नहीं है। अच्छे लोगों को पार्टी में आना चाहिए, और जो देश की जनता ने जिन लालों को पसंद किया था उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। देश की, प्रदेश की सेवा करने का जो मौका देश की जनता ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे को स्वीकार करने वाली पार्टी है, अच्छे को पसंद करने वाली पार्टी है। अच्छे विचारों को भी पसंद करते हैं हम, अच्छे व्यक्तियों को भी पसंद करते हैं। कोई गलत काम करता है वो बाहर चला जाता है। पार्टी की बात हुई दीपिका, एक सवाल बनता है सर, कड़वा सा भी कर लेते हैं थोड़ा सा, मुंह का टेस्ट बदलता रहना चाहिए। आपकी सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी की सरकार है ये। मैं आऊंगा, पूरा सवाल सुन लीजिए। वोट चोरी की सरकार है, बिहार से मैसेज चला, 6 बार आपका सरकार गिर गई, सीएम नायब साहब को भी और उनकी सरकार को जवाब देने के लिए कहें, और पूरा सेशन स्थगित हो गया। बात यहीं नहीं रुकी, फिर दीपेंद्र हुड्डा आ गए आंकड़े लेके कि भाई देखो, इन लोगों ने तो बीपीएल के नाम पे सरकार बनाई, पहले ज्यादा बीपीएल के कार्ड बना दिए, अब बीपीएल के कार्ड वापस दे दिए। इसके अलावा जुड़ा हुआ मुद्दा जो 3-4 सवाल है, क्राइम को लेकर बड़ा इश्यू हरियाणा में उठ रहा है, और क्राइम, रेगुलर क्राइम होता है, पकड़ा जाता है, लेकिन जो गैंगस्टर्स का जो कल्चर चल पड़ा है और उनके फोनों पर विदेश से धमकियां आना, भाऊ गैंग और फलाना गैंग, ढिकड़ा गैंग, इस तरह के गैंग पहले नहीं हुआ करते थे हरियाणा में।
ये हरियाणा में कभी भी कोई गैंग किस प्रकार से एक्टिविटी करता है, दो उदाहरण मैं दूंगा। जब जैसे ही चुनाव नज़दीक थे उस समय भी इसी प्रकार की हरियाणा प्रदेश में धमकियाँ आना, फ़ोन आना, और उस पर सरकार ने काम किया। कुछ पकड़े भी गए, जांचें भी हुई, कुछ अंदर भी हैं, कुछ इनकाउंटर भी हुए। उसके बाद जैसे ही तीसरी बार सरकार आई, अब ये फिर सिलसिला शुरू हुआ है। और ये बाहर से आजकल टेक्नोलॉजी इस प्रकार की, यहाँ इंडिया में बैठ के आदमी नंबर बाहर का आ जाता है। टेक्नोलॉजी इस प्रकार की हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जांच चल रही है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में अपराध करके कोई बच नहीं सकता। लेकिन ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई बार आपके चैनल पे भी कहा है, जनसभा में भी कहा है, और आपने देखा भी। हरियाणा की जनता को विश्वास है, अगर कोई संगठित रूप से योजना के साथ अपराध करना चाहेगा तो तुरंत पकड़ में आएगा और तुरंत उसको सजा मिलेगी। बिल्कुल, सवाल मेरा इस पर ये भी रहेगा, क्योंकि आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, हाल फिलहाल में हमने देखा कि भिवानी में क्या कुछ हुआ, और उसके बाद वहां पर किस तरह से धमकी दी जाती है कि अगर कानून व्यवस्था यानी पुलिस सक्षम नहीं है तो हम इसका मोर्चा संभालते हैं। तो ये भी सवाल ही निशान गया कि भाई भाऊ गैंग का नाम नहीं आना चाहिए था इसमें। ये जो जिस प्रकार से आपने वो देखा है और किस प्रकार की बयानबाजी हुई है, और जिन बातों को, जिस परिवार की पहचान उजागर कर दी पूरी, और वहाँ के नेताओं ने ही कर दी, किस प्रकार से उस अपनी बेटी के बारे में, जिस प्रकार से कितना कष्ट उस परिवार को हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी और पूरी हरियाणा सरकार उस परिवार के साथ खड़ी रही। उस परिवार के साथ पूरी तरह से उसको न्याय मिले। जिस प्रकार की भावना उनकी आई उसी को हमने स्वीकार किया, उसी प्रकार की जांच बैठाई। उन्होंने जो भी मांग की, और विपक्ष ने उसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया, पूरा किया है पूरा। और जिन लोगों ने उसको राजनीतिक रंग दिया, आज भी उनको कोई शर्म तो है नहीं। प्रदेश के मुद्दों पे ही बाकी बात की जाए। अध्यक्ष जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, लाड़ो लक्ष्मी योजना आप लोगों ने शुरू कर दी, और महिलाओं के लिए बड़ा वादा आपने इलेक्शन से पहले किया था। सवाल कई पूछे जा रहे थे कि भाई कर तो दिया, ये बीपीएल की तरह नाम ना कट जाएं और महिलाएं अपनी इंतज़ार में ना बैठी रहें। और कौन कौन सी योजनाएं अब तक आपकी सरकार ने पूरी कर दी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है, और आप लोगों ने संकल्प पत्र बनाया था, आपकी लीडरशिप में ही वो चुनाव लड़ा गया था। अब एक ढांचा आप पूरे इस कैमरे के माध्यम से हरियाणा की जनता को बताएं तो ज़रा बेहतर होगा। कितने पूरे हो गए हैं आपके वादे, और कितने आप आगामी महीनों में या एक आध साल में पूरे करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव में उतरती है, हम अपना संकल्प पत्र जारी करते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने रोहतक से उसको जारी किया, और उसी दिन हमने कहा था कि इस संकल्प पत्र पर अक्सर से पालन करते हुए हम पूरा करने का काम करेंगे। और ये संकल्प पत्र हमारा 5 वर्ष के लिए है। हम 5 वर्ष में अपनी कही हुई पूरी बातों को पूरा करेंगे, और जब अगले चुनाव में जाएंगे तो हम सबको पूरा करने के बाद चुनाव में जाएंगे। और जो बात हमने कही थी, वो बेरोजगार बच्चों की सबसे पहली मांग थी, और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जब भी मैं तीसरी बार सरकार में आऊँगा तो अपना चार्ज संभालने से पहले उनको नियुक्ति पत्र देने का काम करूँगा। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, और तुरंत उसी दिन 5 बजे बटन दबाकर सबको लगभग 25,000 बच्चों को रोजगार देने का काम किया। हमने पहला ही वादा पहले ही दिन पूरा किया। और उसके बाद किसानों से संबंधित था, पराली का मामला था, 1000 रुपये जो देते थे, हमने उसमें अपने संकल्प पत्र में 1200 रुपये हमने इसी वर्ष देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसको बढ़ा के टाइम से पहले बढ़ा देंगे। हमने जो जो भी वायदे अपने पूरे किए। जब हमारी सरकार 14 में आई, हमने संकल्प लिया था कि हम इसको, उस समय जो ओल्ड एज पेंशन है 1000 रुपये होती थी, 950 रुपये थी, बल्कि उसको 2000 ले जाने का काम किया था, और समय से पूरा किया था। हमारे राज्य में ही वो 3000 रुपये भी गई है। हमारे ही राज्य में जो हमने अपने संकल्प पत्र में बात कही है, उन सबको पूरा करेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना की जो बात हमने करी थी 2100 रुपये दें, हरियाणा पहला प्रांत बना है, पूरे देश के अंदर पहला प्रांत है जो 2100 रुपये देने का काम करेगा। लेकिन सर और एक बार पूरी बात हमने कहा था, उस बात को लागू किया, और ये लगभग 21 लाख बहनों को ये मिलेगा। 23 वर्ष से लेके और 60 वर्ष की आयु जिसकी है, 1 लाख रुपए
इनकम के दायरे में जो आते हैं उन सभी बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और हमने जो भी बातें और अपने संकल्प पत्र में कही थी उनमें से हमने 60% पूरी कर दी है। और विकास के काम की बात की थी, अभी आपने देखा होगा हमारा जो गौशाला का जो बजट है 600 करोड़ रुपए के आसपास अभी गौशालाओं को देने का काम किया। बहुत सारी हमने अपने संकल्प पत्र में जो बात की थी वो 60% पूरी की है, जो बची है उनको भी बहुत जल्दी पूरा करेंगे। सवाल जब हम संकल्प पत्र पर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना पर, जिस दिन से ऐलान हुआ एक तरफ तो खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का ये आरोप था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का आप घोषणा पत्र देखेंगे तो उसमें सीधे तौर पर यह लिखा हुआ है कि प्रदेश की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये मिलेंगे। तब कोई क्लॉज नहीं लगाया गया कि इसमें आयु होगी, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में दिया जाएगा। तो क्या इसे महिलाओं के साथ धोखे के तौर पर ना देखा जाए? ये धोखा नहीं है, ये न्याय है, महिलाओं के साथ न्याय है ये। और सरकार की जो भी पॉलिसी है वो गरीब के और कमजोर के लिए होती है। जो इनकम टैक्स देता है क्या उसको इस चीज की आवश्यकता है? कोई सरकारी नौकरी में महिला है क्या उसको इसकी जरूरत है? एक क्राइटेरिया बना, एक नियम बना, उस नियम के तहत जिनको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ देने, यही सरकार की पॉलिसी है। इसी को सरकार बोलते हैं। हमारे से पहले जो सरकारें रही अपने चहितों को बांटने का काम किया है। कोई कायदा कानून नहीं देश में चलेगा, जो उन्होंने कह दिया वही सही। इस प्रकार की सरकारें देखी है हमने। अपने बच्चों को रोजगार देना, अपने परिवार में ही बंदरबाट करना, ये पिछली सरकारों की योजना रही है। लेकिन हमारी अंत्योदय की सरकार है। हम जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है उसको पहले उसको वो लाभ देने का प्रयास करेंगे। और गरीबी दूर करने का हमने संकल्प पत्र में कहा था। जब से 11 साल से हमारी सरकार है, देश के 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। वो तो ये हमारी सरकार की योजना है। बीपीएल बढ़ा देते हो, जो चुनाव आता है, चुनाव खत्म होता है, सरकार बनते ही बीपीएल घटा देते हो। विनोद जी, जिस सवाल उठ जाता है, विनोद जी इतने गरीब थे चुनाव से पहले तो बीपीएल वाले इतने थे, चुनाव खत्म हुआ तो फिर वो अमीर हो गए। विनोद जी, 1,75,000 युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हमने रोजगार देने का काम किया है। ऑन रिकॉर्ड है। जिस बच्चे को 1,75,000 बच्चों को रोजगार मिल गया वो तो गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे। अध्यक्ष जी, एक माफी के साथ दूसरी तरह से पूछ लेता हूं। जब मौका आता है ना चुनाव का तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जब चुनाव निकल जाता है तो फिर हाथ पीछे खींच लेते हैं योजनाओं में। अभी चुनाव तो 5 साल के बाद आएगा, तो फिर बढ़ा दोगे हाथ आगे। विधानसभा का चुनाव आपने देखा, उसके बाद यहाँ 9 नगर निगमों के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी को 70% वोट हरियाणा की जनता ने दिया ना। विधानसभा के चुनाव के बाद चुनाव हुआ है और 70% वोट ऑन रिकॉर्ड है, बीजेपी के पक्ष में पड़ी है और 30% अन्य पार्टियों को पड़ी है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। निगम का जो वोटर उसने वोट दिया है बीजेपी को। बीजेपी की पॉलिसी को, बीजेपी की सरकार को, बीजेपी की नीतियों को जनता पसंद करती है। उसी का परिणाम है कि हम चुनाव जीत के आते हैं। दीपिका, एक और सवाल पूछते हैं अध्यक्ष जी से। देखिए, होता क्या है कि जब सरकार रूलिंग पार्टी की होती है ना, तो कई बार, आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं मैं, जितना मेरा अनुभव है, थोड़ा ना पावर सेंटर्स 2 तरह के बन जाते हैं कि भाई सीएम अलग है, रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है, उसका एक अलग रोला होता है, उसके फोन अलग जाते हैं, अफसर कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार मैं चेंज देख रहा हूं, क्योंकि इनकी जो फ्लाइट है ना, जो चॉपर है सीएम साहब का, उस चॉपर की दूसरी सीट में अगर कोई अक्सर बैठा हुआ मिलता है तो मोहनलाल बड़ौली जी होते हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। ये जो ट्यूनिंग है, ये ट्यूनिंग ऐसी नजर आ रही है कि इसके बीच में ना दरार मिल नहीं रही है। और इस ट्यूनिंग की वजह से क्या आपको लगता है कि कितना फायदा सरकार को होता है और कितना फायदा पार्टी का होता है? अक्सर कई राज्यों में होता है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। ये हमारी जो बैठकें होती है, और बहुत सारे लोग देखते हैं हमारी हफ्ते में एक बैठक होती है और हम विधायक दल के साथ ही बैठक करते हैं। और जब तक सरकार का और संगठन का तालमेल अच्छा नहीं होगा तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया, संकल्प पत्र जो है वो पार्टी घोषणा करती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट सरकार करती है। तो हमारी जिम्मेवारी है, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है, जनता के बीच में जो उन्होंने वायदे किए हैं वो सरकार से पूरे करवाए। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें मुख्यमंत्री, हमारे पूरा मंत्रिमंडल ऐसा बना है
कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की चौपर बात में तो रहते हैं ना सर, ट्यूनिंग बढ़िया चल रही है। ट्यूनिंग में तो कोई कमी ही नहीं है, जब ट्यूनिंग और की बात पहले हो- भी हमारी कमी नहीं थी, आगे भी कमी नहीं। ट्यूनिंग की बात हो रही है तो कांग्रेस के आरोप पर भी चर्चा कर लेते हैं। लगातार हमने सुना कि कांग्रेस की ओर से आरोप लगते हैं कि रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसी भी स्टेट की हो, वो पॉलिसी के आधार पर चलती है, नीतियों के आधार पर चलती है और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मार्गदर्शन लेके चलती है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। परिवार में भी काम करना, अपने बुजुर्गों से पूछ कर ना काम ना करना। ना 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 दीपिका ने पूछा तो है, लेकिन सुनिए ना, सवाल खुद ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको बाइट भेज दूंगा अगर आपने नहीं सुनी होगी। दीपेंद्र का है, अभय का है, 2-3 लीडर्स का है। ये कह रहे हैं कि भाई ये सरकार जो है ना, नायब साहब नहीं चला रहे हैं, ये सरकार तो मनोहर लाल जी आज भी चला रहे हैं और दिल्ली से बैठ के रिमोट से चला रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड जो अपोजिशन के लीडर हैं आपसे बार बार कह रहे हैं इस बात को, और इसी में ऐड करते हुए कि सरकार है ही नहीं, ये तो अफसरों की सरकार चल रही है। ये विपक्ष के सवाल है। विपक्ष ये ना कहेगा तो और क्या कहेगा? विपक्ष की बात पे किसी को भरोसा है? विपक्ष की कही हुई बात पे जनता को भरोसा नहीं है। सरकार जो अधिकारी काम करते हैं, वो जब कांग्रेस के राज था तब भी वही अधिकारी काम करते थे, आज भी वही अधिकारी। अरे अफसरशाही वो चीजें हावी बदल होगी। जाते हैं, सीट बदल जाती है, इतना ही अंतर है। कराने के पीछे आप किस तरह से देख रहे हैं? एक हमने भी जब मैं तो एनालिसिस दीपिका इसको ऐसे देख रहा हूँ कि कांग्रेस में जान आ गई, हाँ। और जो सोई पड़ी थी उसमें जो उनके जिलाध्यक्ष बन गए, और आप आगे सवाल कंटिन्यू कर लो कि क्या इससे एक संदेश देने का प्रयास किया गया? क्योंकि हम भी जब डिबेट में लोगों के साथ जुड़े, तमाम प्रवक्ताओं का, तो उनका ये कहना था कि जो अलग अलग विधायक हैं उनमें वर्चस्व की लड़ाई हो रही है कि मैं ज्यादा सर्वोपरि हूँ, आवाज उठा रहा हूँ। ये क्या दीपिका जी, जो कांग्रेस के लोग मंच पर बैठ के कहते हैं बात, उनकी कथनी और करनी बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये आप चाहे लोकसभा की बात कर लो, चाहे विधानसभा की बात कर लो। लोकसभा में वही राहुल गांधी, जब उन्हीं की सरकार थी, अपने बिल को फाड़ देते हैं, और अब की बार अमित शाह जी जो बिल लेके आए वो सबको लागू हुआ। प्रधानमंत्री जी को भी उसको दायरे में रखा, मंत्रियों को भी दायरे में रखा। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस देश में अपराधियों की सरकार चाहती है क्या? अपराधी को राजनीति से दूर रखा जाए, कानून इस बात का है। ऐसी एजेंसी दुरुपयोग कर लेगी, किसी को फंसा देगी, ये जो आरोप विपक्ष करता है। मैं तो जज नहीं हूँ कि दुरुपयोग होता है नहीं होता, विपक्ष कहती है। अब आपने कोई बढ़िया किसी राज्य में सरकार आ गई, किसी सेंट्रल एजेंसी ने वो फंसा दी और वो उनका मुख्यमंत्री जेल चला गया, उसकी जमानत नहीं हो पा रही, तो फिर सरकार में वो उथल पुथल करने का हथियार मिल गया। तो इसका मतलब भरोसा किसी पर करेंगे कि नहीं करेंगे? जो सरकारी एजेंसी है, मतलब सभी भ्रष्ट हैं, मतलब चोर को सब चोर दिखाई। सवाल नहीं है, जिसकी सेंटर में ताकत होती है उसके इशारे पे चलती है। ये कांग्रेस में भी आरोप लगते थे, ऐसा नहीं है खाली बीजेपी पे लग रहे हैं। ये आरोप लगाने की बात है खाली, और कांग्रेस पार्टी अपनी हार से बुखलाहट में है। आप लोग ही लगाते थे। सीबीआई को तोता किसने कहा था? बीजेपी ने कहा था कांग्रेस का तोता है। केज पैरेट वाला स्टेटमेंट सभी को याद होगा कि कांग्रेस के लिए किस तरह से कहा गया था। जब किसी मुद्दे के ऊपर कोई बात होती है, हम उस बात को लेकर करते हैं, कोई प्रॉपर उसी बात को हम कोड करके करते हैं, और वो तो एक लाठी से सबको आंकते हैं। और वो तो मीडिया के ऊपर भी आरोप लगाते हैं, अधिकारियों पर भी लगाते हैं, वो तो सारी सरकारी एजेंसियों को भी लगाते हैं। मैंने अभी कहा एक स्टेटमेंट बीजेपी की वर्किंग को लेकर कहा, मुझे कोई 4 बार पूछेगा मैं उसके सामने कह दूंगा भाई जो प्रोफेशनली काम कर रहा है तो वो दिख रहा है। और इतनी बड़ी बात आपने मुझे बोल दी इसमें ब्रेकिंग चलाने लायक कि भाई 10,706 बूथ हम हारे थे और उस पर हमारी वर्किंग हो गई है। तो फैक्ट है ना, आकलन तो कर रहे हैं। उनका भी रिपोर्ट कार्ड ये नहीं बना कि हार हुई तो हुई, कहा आपने 29 की तैयारी शुरू कर दी। बिल्कुल, हम तो 2047 तक की तैयारी में लगे हैं। 29 भी छोड़े, 29 को भी छोड़ दिया। इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो देश की जनता ने जो संकल्प लिया है, हम देश की जनता के साथ हैं और देश की जनता के साथ मिलकर उस संकल्प को भी पूरा करेंगे और मजबूत भारत का निर्माण, शक्तिशाली भारत का निर्माण। बिहार में कह रहे हैं कि भाई इस बार एनडीए की दाल नहीं गलेगी, इस बार तो जो पूरा जो बना है राहुल गांधी गए हुए हैं। विनोद जी, आपने देखा है दरभंगा के अंदर किस प्रकार से राहुल गांधी के मंच से आरजेडी के नेताओं ने किस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, जो उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में, जो मतलब अगर किसी गरीब माँ का बेटा किसी उच्च पद पर चला जाए तो उसको गालियां देना शुरू कर दे, कांग्रेस की नीति बन गई। अब राहुल गांधी तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो तो अमीर माँ का बेटा है।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब माँ के बेटे हैं, उनकी माँ को भी गाड़ियाँ देने का काम कर रहे हैं, उनको भी गाड़ियाँ देने के। ये देश की 140 करोड़ जनता का अपमान कांग्रेस ने किया है और इसका रिजल्ट बिहार की जनता इस चुनाव में देने वाली है। लेकिन बिहार में जिस तरह के मुद्दे, अभी जिस तरह से सर्वे जिक्र कर रहे थे, मैं फिर से उसी मुद्दे पर आती हूँ, वोट चोरी वाला मुद्दा। हमने देखा लोकसभा चुनाव में संविधान की किस तरह से प्रतियां लेकर एक कह सकते हैं कि लोगों के बीच जाकर माहौल बनाने का प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं उसका माइलेज भी विपक्ष को मिला था। हरियाणा में असर हुआ, जब 5 पे आ गया आंकड़ा। जब लोकसभा का चुनाव हुआ, राहुल गांधी जी ने हर मंच पर किताब को साथ में लेकर रखते थे, लाल किताब, पता नहीं किसी ज्योतिषी ने बता दिया होगा, लाल किताब को साथ में रखते थे और वो एक ही बात बोलते थे, संविधान खतरे में, संविधान खत्म हो जाएगा। तो अब कांग्रेस वोट चोरी वाले मुद्दे और जब लोकसभा चुनाव के बाद वो इंग्लैंड गए, अपने मामा के घर गए और वहां से जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मीडिया के सामने किया, और उस समय जो हमारा एससी समाज था उसको समझ में आ कि यहाँ कुछ बोलते हैं, वहाँ कुछ बोलते हैं। नहीं सर, मेरा सवाल अधूरा रह गया था। तो जब एक हमने बात की संविधान का और दूसरा मुद्दा वोट चोरी का आया है, तो क्या लगता है थोड़ा बहुत माइलेज, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बिहार में तो बिहार की जनता ने मूड तय किया है, तो कुछ माइलेज मिल सकता है या नहीं वोट चोरी का? ये जो वोट चोरी का मुद्दा इन्होंने बना, आज देश की जनता उसका मजाक उड़ा रही है। और साधारण से साधारण आपके मीडिया के पत्रकार जो है गांव में जाते होंगे, और जब गांव में जाते हैं तो प्रश्न करके देखना, हर 6 महीने के बाद वोट कटती भी है, वोट जुड़ती भी है। ये प्रक्रिया है और ये 1952 से चल रही है, जब से लोकतंत्र की व्यवस्था चुनाव की बनी है। ये कोई नई परंपरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राज किया है, वहाँ भी इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। तो ये तो 6 महीने के बाद, और मैं तो ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इसका तो स्वागत करना चाहिए। बहुत सारे हमारे बूथों के ऊपर इस प्रकार की वोटें हैं और कई बार तो झगड़े होते हैं इसी बात पे। जब कोई उस बूथ पर वोटर है नहीं, या तो वो स्वर्ग से दार गया है या वो उस बूथ से बाहर कहीं रहने लग गया है, उसी उसका तो जोक भी चलता है कि फलानी राम कली ताई आई थी, नु कहाँ थी, और वोट दे के चली गई, अगली बार आ मेरे मिलवा दियो। तो इस प्रकार की अगर उसको चुनाव आयोग उसको ठीक करने के प्रयास में लगा, तो चुनाव आयोग का सहयोग करना चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी के BLA 2 हैं, हर पार्टी के बूथ एजेंट बैठते हैं, तो बूथ एजेंट बैठते हैं, वो सब उन्होंने देखना चाहिए, सारी चीजें देखते हैं, वो साइन भी करते हैं, फिर उसके बाद भी इस प्रकार का वोट चोरी। बिहार में जाएंगे हरियाणा के नेता? बिल्कुल जाएंगे। CM साहब अपना पंजाब में भी काफी एक्टिव रहे हैं पिछले दिनों। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश के हर प्रांत में जाता है। ड्यूटी लग रही है बिहार चुनाव के लिए? बिल्कुल लगेगी, और अभी हमारे 16 नेता बिहार गए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं जरूर पूछता हूं और आपको मौका भी होना चाहिए और ये इंटरप्टेड होना चाहिए कि बिना सामने वाले का कैमरा देख के रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से जरूर जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में अब तक क्या क्या हुआ है पार्टी को लेकर। निश्चित तौर पर आपको भी मौका मिलना चाहिए और आगे क्या विजन है, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी भाजपा में होना है और 15 तारीख के आसपास तक लगता है हो जाएगा। नाम तो कोई चला ही नहीं सकता बीजेपी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि सूत्र तो आप खराब कर देते हैं। तो ऐसे में आप ही बताइए आगे आपका क्या रोड मैप है बतौर पार्टी अध्यक्ष हरियाणा को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के मुझे जब से जिम्मेवारी मिली है 2 चुनाव हुए। विधानसभा का चुनाव हुआ, हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद दिया, तीसरी बार सरकार आई। निगमों के चुनाव हुए, पालिकाओं के परिषदों के जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। और उसके बाद एक अभियान चला हमने, सदस्यता अभियान, जो संगठन पर्व होता है। 45 लाख से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और 41,000 हमारे सक्रिय सदस्य बने हैं। हमारे 20,629 बूथ हैं, सब जगह हमारी बूथ की कमेटियाँ बनी हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी टीम बूथ से लेके पन्ना प्रमुख तक बने हैं मजबूती के साथ। आज हरियाणा प्रदेश में संगठन की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ी है और उसी का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की नीतियाँ हैं वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जन तक पहुँचाने का हम काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बडोले जी, आपने पूरे प्रदेश के विजन को हमारे सामने रखा। उम्मीद करते हैं जो दर्शक
आपको सुन रहे थे। उन्हें जो सरकार से उम्मीद थी, जो सवाल थे, वो उनके जवाब उन्हें मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पाते हो ना पूछ पाते हो, हमने तो निष्पक्ष मीडिया होने के नाते लगभग जितने समझ में आए थे सारे पूछ लिए प्रदेश।